दोस्तों, आज के एमसीक्यू के सेक्शन में हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। आइए जल्दी से चलते हैं, सवाल हल करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे? पहला सवाल कह रहा है द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, यानी Q अपॉन V निकालना है। आप अच्छी तरह जानते हैं इस चैप्टर में Q इज इक्वल टू सी बी सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसलिए आप जानते हैं जब Q अपॉन V करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? C, और C कहलाता है आपको कैपेसिटेंस। आगे चलते हैं दूसरे सवाल के पास। क्या कह रहा है? ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी कि अगर 20 गुलाम के चार्ज को 2 सेंटीमीटर चलाएंगे तो 2 जूल का काम करना पड़ेगा। देन द पोटेंशियल डिफरेंस, आप भी जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। आपको वर्क डन दे रखा है, 2 जूल का दे रखा है आपको वर्क डन। चार्ज आपके पास 20 गुलाम का है। आप अगर पॉइंट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1 वोल्ट। उत्तर मिलना चाहिए 0.1 वोल्ट, और आपका पहला ही उत्तर जो है वो सही है। तीसरे सवाल के पास चलते हैं। कह रहा है इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ऑफ द सिस्टम। आप जानते हैं कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, कि सपोज Q1 Q2 आर डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/Q2/R होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के होती है। जब आप टूवर्ड्स ला रहे हैं, यानी दो चार्जों को करीब ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये दो आपके चार्ज थे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब इनको करीब लाएंगे तो इनकी डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे चलते हैं, चौथे सवाल के पास चलते हैं। और चौथे सवाल में क्या कह रहा है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि साहब ये अर्थ है, इसको हमने 0 ले लिया है। बिकॉज अर्थ इज ए गुड, तो जाहिर सी बात है जब भी आप कोई चार्ज दे रहे हैं और आप कहते हैं कि ये चार्ज पूर्णतया जो है अर्थ में चला जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? कंडक्ट कर रहा है। तो अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, सो दैट जितना भी आप उसको चार्ज देंगे वो इनसाइड अर्थ चला जाएगा। तो आप कहेंगे कि साहब हमारा जो पोटेंशियल है, जब चार्ज ही नहीं बचेगा, वो तो कंडक्ट कर रहा है, तो पोटेंशियल आपका 0 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन 0 बिकॉज अर्थ इज ए गुड कंडक्टर। जब होल्ड करेगा चार्ज तभी एनर्जी होगी, जब एनर्जी होगी तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। क्योंकि गुड कंडक्टर है तो वो चार्ज को एक्यूमुलेट होने ही नहीं देती है अर्थ। पांचवा सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर देन इट पोटेंशियल। यहीं से आपने इस चैप्टर की शुरुआत भी की थी और आपने कहा था कि सर अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इसको हम चार्ज देते हैं तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, यानी इसका पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात, आप क्या बता रहे हैं? कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टर का एक सेंटर माना है आपने, स्फेरिकल कंडक्टर ले रखा है, और ये सेंटर है और ये स्फीयर है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे सूरत हाल में कि यहाँ तक सिमिलर रहता है और उसके बाद सरफेस के बाद जो पोटेंशियल होता है वो एक्सपोनेंशियली डिके होने लगता है। तो आप कह सकते हैं कि सर कि जो पोटेंशियल है वो सेम है थ्रू आउट द सेंटर टू द सरफेस, और उसके बाद वो एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो 5 का सी इज द बेस्ट आंसर।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कह रहा है? कह रहा है यू की पोटेंशियल सरफेस। जैसे ही यू की पोटेंशियल सरफेस आती है तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चालू हो जानी चाहिए। क्या? कि यू की पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है कि जहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है प्रत्येक पॉइंट पे सेम होता है, इसीलिए आपका वर्क डन मूविंग ऑन ए यू की पोटेंशियल सरफेस जीरो हो जाता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपन चार्ज, चार्ज को लिए घूमते रहिए। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया, हर पार्ट पे एक है, तो वर्क डन जीरो होगा, यानी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है। अगर ये दो बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो आप सवाल लगाने के सक्षम हो जाते हैं। क्या कह रहा है? यू की पोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि आपके पास वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस होती है, तो यू की पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी, आपका वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, और ये आपका जो है इस तरीके से आप जा रहे हैं। यू की पोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से फेम होती चली जाएगी। तो आंसर क्या निकला आपका? आप कह सकते हैं प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन जो है वही होगा यू की पोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन यू आर मूविंग टू द एक्स डायरेक्शन। जैसा हमने हमेशा आपको बताया कि तीन बातें ध्यान रखना है कि प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मल टू द सरफेस होगी। देखिए 7वां क्वेश्चन वही पूछा गया, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू की पोटेंशियल सरफेस। तो ये यू की पोटेंशियल सरफेस, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका 90 डिग्री होता है तभी वर्क डन जीरो होता है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 7 का एक करेक्ट है। आइए सर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्या कह रहा है? अच्छा है, NCERT एग्जाम्पलर का है तो अच्छा ही होगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। बना लीजिए एक फोटो तो आपका काम बन जाएगा। आपने कहा कि साहब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं जैसे रिलीज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागने लगता है। पॉजिटिव होता है ना, अरे भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे थे, तो अगर जिधर फील्ड है, जिधर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, उधर आपकी फील्ड है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज जो है अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगेगा। कहना पूछना क्या चाह रहे हैं? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अभी अभी बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? 1/r के, r डिस्टेंस है, तो ये अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यानी कि दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा तो u क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज में दो हैं, और ये दूसरा कारण सी सही लग रहा है, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। अगेन इट इज फ्रॉम टेकन NCERT एग्जाम्पलर। पूछा जा सकता है, सवाल भी इजी है, आप कर भी सकते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है कि फिगर शो सम यू की पोटेंशियल लाइन। आपको ये 3 फिगर दिख रहे हैं बेटा, 1, 2 और 3 फिगर दिख रहे हैं। तीनों में यू की पोटेंशियल लाइन्स हैं। हालांकि ए और बी के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको अलग अलग दिख रहा है, डिस्टेंस अलग अलग दिख रहा है, जो कि आपको छोटा सा कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। क्या कह रहे हैं? चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी जाएगा, तो नीचे क्या दिया है? चारों में आपको चारों में दिया है कि वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, आपको वर्क डन निकालना है, राइट? चारों ऑप्शन वर्क डन के। आप बड़े आराम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर वर्क डन होता है चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में।
जाहिर सी बात है आपके पास चार्ज कांस्टेंट है, एम आई राइट। और आप ध्यान से देखिए बी पे पोटेंशियल कितना है, 40 है, ए पे कितना है, 20 है, और क्यू आपका एक ही चार्ज है जो इस केस में भी ले जा रहे हैं, इस केस में भी ले जा रहे हैं और इस केस में भी ले जा रहे हैं। तीनों केस में देखिए पोटेंशियल जो है आप 20 वोल्ट से 40 वोल्ट तक लिए जा रहे हैं, फाइनल माइनस इतना, एम आई राइट। इसमें भी देखिए 20 वोल्ट से आपने उठाया है और 40 वोल्ट तक ले जा रहे हैं, तो तीनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, चार्ज सेम है, तो वर्क डन क्या होगा बेटा, सेम होगा। यानी आप कह सकते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी वर्क डन इज द सेम इन फिगर 1, 2, 3। तो देखिए कितना कठिन सवाल था और बहुत आसान है। एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस साल आपके इम्तिहान में पूछे जाने वाला, क्योंकि हमने देखा है कि 90% क्वेश्चन इसी फार्मूले से बनते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपॉन क्यू, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इवन कंपटीशन में भी हमने देखा है, जेई में भी देखा है, जेईई इसको आप आईटी मेंस कहते हैं, या आप नीट में भी देखेंगे। आइए सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। बस काम बन गया, जैसे ही आया आपको समझ में आ गया कि चार्ज है और कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब हालो है। ऐसे सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो यहाँ तक सिमिलर रहता है सरफेस तक, और फिर एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ठीक है बेटा। और जो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो आप देखते हैं कि यहाँ तक जीरो रहती है। चाहे तो हम एक रंग बदल के देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ग्रीन कर दें, तो आपकी जो फील्ड है वो यहाँ तक जीरो रहती है और फिर शार्पली जो है डिक्रीज होती है 1/r² हो जाता है, और ये E बराबर 0 है। हम राइट, ये आपका पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ तक कांस्टेंट रहता है और ये 0 होती, ये होती। आइए सर चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कंडक्टिंग सरफेस इज 100 वोल्ट, बहुत अच्छी बात है। टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। क्या कह रहा है, S1 एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। आप जानते हैं और आपको दिखाई भी पड़ रहा है, आपने कहा 0 होती है। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट, आप खुश हुए। क्या कह रहा है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। आप फिगर को देख भी रहे हैं, देखिए अगर ये 100 वोल्ट है तो ये 100 वोल्ट बना हुआ है। दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आइए आंसर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए ट्रू वो फॉल्स, ठीक नहीं है, दोनों सही हैं इसलिए ये नहीं होगा। बोथ S1 S2 इज फॉल, नहीं है, ये भी गलत है। हाँ ये भी सही है, S1 एंड S2 इज ऑल्सो ट्रू, S1 भी ट्रू, S2 भी ट्रू है। S1 इज द कॉज ऑफ S2, S1 is true, S2 is also true, but the statements are independent. Am I right? अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत खूबसूरत बात कि भाई साहब पोटेंशियल कब मिलेगा, जब आपके पास फील्ड नहीं होगी, तभी तो पोटेंशियल मिलेगा आपको। फील्ड मिल जाएगी तो पोटेंशियल कहाँ से मिलेगा आपको, एम आई राइट। तो इसका मतलब है कि जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मलाइज हो जाती है, जीरो हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है चार्ज। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि साहब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 is also true, and S1 is the causes of S2. This is the best correct answer. आइए सर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्या कह रहा है, ये भी आपका एग्जाम्पलर से लिया गया है तो अच्छा ही सवाल होगा। U की पोटेंशियल सरफेस एट ए ग्रेट distance from the collection of charge whose total sum is not 0 are approximately
तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आपकी कहाँ से आ रही हैं, ग्रेट डिस्टेंस से आ रही हैं, ग्रेट डिस्टेंस से आ रही हैं, यानी कि स्फेरिकल फॉर्म करती हुई चली आती हैं। एम आई राइट? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल तो बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैरेड का और रीडिंग आपकी आ रही है 100 वोल्ट की। एम आई राइट? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, तो देखिए जो आपकी बैटरी लगी है ना, वो 2 पॉइंट के बीच में लगी है। ठीक, अगर हम यूनिफॉर्म है 4R इक्वल, अगर एक पे चार्ज निकाल लें वही सब पे होगा। आप जानते हैं कि Q इक्वल टू CB। आपको इसकी कैपेसिटेंसी मालूम है 50 माइक्रो, एम आई राइट? वोल्टेज आपके पास कितना है? वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट है, तो उत्तर हो जाएगा माइक्रो कूलाम, क्योंकि 50 माइक्रो। तो ये 5 हो गया, 10⁻³ हो गया, बदल दीजिए, माइक्रो -6 हो गया। आप कह सकते हैं 5 × 10⁻³ कूलाम्स। यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि सिमिलर है तो आप कह सकते हैं कि सब पे इतना ही होगा। अब यही उठा के इधर लगा देंगे तो वो भी बताएगा, पैरेलल में सेम होता है। जो वोल्टेज आपको इस वाले पे मिल रहा है, क्योंकि ये पैरेलल में लगा है, वही चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि सिमिलर है तो जाहिर सी बात है जितना आपको इस पे मिल रहा है चार्जेस, इसी चीज़ को जब उठा के इधर लगाएंगे, सिमिलरिटी कारण ये भी 100 वोल्ट बताएगा और दोनों पे चार्जेस बराबर होंगे। तो Q इक्वल टू CB, सिंपल सिंपल आपने लगा दिया, काम मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है, नीट का एग्जाम्पलर का है, तो बहुत आसान है। देखिए भाई साहब, आपको मालूम है कि जब डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो अगर सिंपल अगर लेना है तो इतना तो आपको मालूम ही है कि ε0 A/D होता है। जब भी डाई इलेक्ट्रिक्स डाला जाता है तो आप फार्मूले में देख लेते हैं कि भैया डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है, एरिया की कितनी है और डिस्टेंस के क्या सूरत हाल है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये नहीं पता चलता कि जब अगर ये ऐसे बन रहा है K1 और D1 डिस्टेंस से, K2 D2 डिस्टेंस से एरिया नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, उसको करना बहुत आसान है। सोती सर ने क्या बताया, एक बैटरी लेके जरूर जाना है, इस बैटरी को लगा देना है, बस आपकी समस्या हल हो जाएगी। बेटा ये पॉजिटिव सिरा है तो ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। हमारे पास जो प्लेलिस्ट कैपेसिटर, उसमें जाइएगा, बहुत डिटेल में हमने इसको सिखाया है। ये आपके माइनस हो जाएंगे, बहुत सारे केसेस लिए इस टाइप के। इंडक्शंस के कारण यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा क्योंकि टचिंग नहीं हो रही है, और जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो जब क्रिएट हुआ है तो डिस्ट्रॉय करने के लिए नेचर उतना ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज कर देगा। इतना कॉन्फ़िगरेशन से आप समझ गए कि जब निगेटिव किसी कैपेसिटर का निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ता है, ये देखिए निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तब तो वो सीरीज होता है। यहाँ पे समझा दें, देखिए अगर दो कैपेसिटर्स हैं, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। अगर आप उनका पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और अगर दो कैपेसिटर्स हैं, एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जोड़ते हैं, तो आप जानते ही हैं कि ये सीरीज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए C1 का निगेटिव C2 के पॉजिटिव से जुड़ा है, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सीरीज। बस यही नहीं पकड़ पाते। अब आपका काम बन गया, ये जो पूरा इक्विवेलेंट आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं 1/C, ये दो कैपेसिटर C1 C2 से मिलकर बना है और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो सीरीज होगा, यानी कि 1/C1 + 1/C2।
काम बन गया आपका। आपने कहा C1 हो जाएगा K1 एप्सिलॉन 0, एरिया प्लेट सबका सेम था और डिस्टेंस D1 था। दूसरे में आइए, K2 एप्सिलॉन 0 AD2, ये पूरा बना रहा है, एक कॉमन बना दीजिए। के इसका इन दोनों का कंबाइंड हो गया, एप्सिलॉन 0 ए रहेगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा D1 प्लस D2, ये पूरा एक आपने मान लिया। काम खत्म, एप्सिलॉन 0 ए एप्सिलॉन 0 ए खत्म हो गया। इसको ऊपर ले जाइए, फोर्थ था तो D1 प्लस D2 एम ए राइट अपॉन के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1 ऊपर चला जाएगा और नीचे K1 आ जाएगा, D2 ऊपर चला जाएगा, K2 आ जाएगा। फोर्थ है तो यहाँ पे आ जाएगा। काम बन गया आपका। K1 K2 काम मन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, K2 D1 K1 D2, बस आपका उत्तर मिल गया। आपको क्या निकालना था, के निकालना था कि कंबाइंड के कितना होगा, उल्टा कर दीजिए तो आप कह देंगे कि सर जो के हमारा है उल्टा कर दें तो ऊपर हो जाएगा K1 K2 एम ए राइट, नीचे आ जाएगा आपका K2 D1 K1 D2, और जो ये नीचे D1 D2 आया है ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा D1 प्लस D2। ऐसा आपके पास केवल सी में मिल रहा है, लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ अगर आप D1 रखते हैं तो ये K2 होना चाहिए। टाइपिंग में हमारी मिस्टेक हो गई थी। तो बेटा कुछ नहीं किया है, इसमें सबसे बड़ी ये है कि जब दो बन जाते हैं तो आप C1 C2 निकाल लेते हैं उनकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैरेलल में काम करने का तरीका एक ही है। बस आपको ये पता होना चाहिए जब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला है K1 K2 तो दो कैपेसिटर्स बने, वो आपस में सीरीज में है या पैरेलल में, उसके लिए आप ये बैटरी वाला सिस्टम अपना लीजिएगा और बड़े आराम से आप देख लेंगे। जब निगेटिव पॉजिटिव से तो सीरीज है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव तो पैरेलल है। कैपेसिटेंसी निकालनी आपकी आती है कि सीरीज में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और उसमें आपका C बराबर C1 प्लस C2 होता है पैरेलल में। इसी को लगा के आप उत्तर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट कैपेसिटर में चले जाइएगा, वहां पे इस तरीके के बहुत से सवाल हमने हल किए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्या कह रहा है, यूकी पोटेंशियल सरफेस के बारे में कहा है। तो एक जुगाड़ बताएं आपको, जहां ऑल ऑफ अबव हो तो समझ लेना 99.9999% वही उत्तर सही होगा, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बार पढ़ लेते हैं। यूकी पोटेंशियल सरफेस के विषय में हमने क्या बताया था कि भैया जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होती है, प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल बराबर होता है, इसलिए आप जब मूव करते हैं चार्ज को यूकी पोटेंशियल सरफेस पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो होता है। तो ये तीन मोटी मोटी बातें आपको मालूम है। आइए पढ़ते हैं। ऑल क्लोज इन ए रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो सही बात है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जितनी पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। जाहिर सी बात, लाइनें अगर दूर दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। विल बी मोर क्राउडेड नियर ए शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। विल बी मोर क्राउडेड नियर द रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी, जाहिर सी बात है, जहाँ चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ सरफेसेस ज़्यादा होंगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस आपको मिलेगा। तो कुल मिला के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो तीनों फॉलो करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द गुड ऑप्शंस। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, पूछा जा सकता है
हालांकि ये पूछा भी गया है आपको। इसको सॉल्व करते हैं। क्या किया आपने, सबसे पहले आपने 2 माइक्रो का एक कैपेसिटर लिया जिसको 200 वोल्ट से चार्ज कर दिया। 2 माइक्रोफैरड लिया और 200 वोल्ट से चार्ज कर दिया। फिर डिस्कनेक्ट किया है व्हेन इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 40 वोल्ट कैपेसिटेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप चार्ज करेंगे एक चीज आपको मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू CB, यानी 2 इंटू 200 अर्थात 400 माइक्रो कूलाम चार्ज इस पे आ जाएगा। क्योंकि दूसरा वाला अनचार्ज है बेटा, एम आई राइट, दूसरा वाला अनचार्ज है, इन पे तो चार्ज आ गया 400 माइक्रो कूलाम का, दूसरा वाला अनचार्ज है। तो होगा क्या, ऐसे सूरत हाल में मान लीजिए इसकी C है, ये तो 2 माइक्रोफैरड का था ही, और पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन यहाँ पे आएगा। ये इसको चार्ज कर देगा, और चार्ज जब करेगा तो टचिंग है, जब टचिंग नहीं होती इंड्यूस होता है अपोजिट चार्ज आता है, जब टचिंग होती है तो सिमिलर चार्ज आता है। तो आप देख रहे हैं अभी बताया, जब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल में आप जानते हैं कि जो कैपेसिटेंसी होती है वो C1 प्लस C2 होती है। Q जो भी आप चार्ज करके लाए हैं यही 400 माइक्रो कूलाम इन्हीं दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपने कहा Q इक्वल टू CB, और ये आपका माइक्रो कूलाम था, ये आपका माइक्रो फैरेड था, तो माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, लाइए कर दें, इंटू V आपका 40 वोल्ट था। इक्वेशन तैयार, आप काम कर सकते हैं। ये कटा तो ये कट के 10 आ गया, और आप जानते हैं 10 प्लस C 10 बराबर C प्लस 2, अर्थात C बराबर 8 उत्तर माइक्रो फैरेड। तो कुल मिला के आपने देखा कि ऐसे सूरत हाल में जितना चार्ज करते हैं उसको ले लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से चार्ज सिमिलर रहेगा। जैसे ही अनचार्ज को करेंगे, चूंकि टचिंग किया है इसलिए आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा। ये दोनों पैरेलल में हो गए, पैरेलल में C1 प्लस C2 हो गया, और आपका काम बन गया। सॉल्व कर लिया Q इक्वल टू CB, और उससे सॉल्व करके मिल गया आपको 8 माइक्रो कूलाम। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान है। 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं आपके पास, और D डिस्टेंस पे करके उन्होंने एक पैरेलल प्लेट को फॉर्म कर लिया है। ठीक है, तो आपने कहा क्या बन गया, C बराबर ε0 A/D बन गया पहले, बिफोर, चाहे तो इसको C1 कर लें। आप बदतमीजी क्या किया, आपने एक मेटल स्टील शीट ऑफ थिकनेस D/2 इंसर्ट की है, मेटल की है, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए इस सवाल को। ये आपके पास था, D डिस्टेंस था, ये भी मेटल बेटा, और ये भी मेटल। अब डाइलेक्ट्रिक, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होता तो उसका रोल अलग होता। आपने क्या किया, दोबारा में एक मेटल प्लेट D, यही वाली D/2 की ओर डाल दी, ये इंसर्ट कर दी सपोज, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी तो बना, यानी ये छोटा था इसको मोटा कर दिया, तो डिस्टेंस ही तो कम हुआ, एरिया तो आपके पास वही था। तो अब की बार जो C2 बन रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं, मेटल प्लेट है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक होता तो फिर आपका के इन्वॉल्व होता, क्योंकि मेटल है तो आपने कुछ नहीं किया, उसकी मोटाई बढ़ा दी, एरिया भी वही रखा, तो डिस्टेंस कम कर दी, D/2 कर दिया, यानी 2ε0 A/D कर दिया। निकालना रेशियो क्या था, ध्यान दीजिएगा, रेशियो निकालना था आपका द रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स आफ्टर मतलब ये वाला इंसर्टिंग टू बिफोर,
तो आप देखिए आफ्टर आ गया 2 एप्सिलॉन 0 डी के, और पहले था एप्सिलॉन 0 इतना, यानी आपको निकालना था C2/C1, तो ये हो जाएगा 2/1 क्योंकि ये कट जाएगा, ये तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1, तो 2:1। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। जैसे इंसर्ट करते हैं आपके दिमाग में आता है अरे यार कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली चीज आपने इंसर्ट कर दी है, लेकिन नहीं, इंसर्ट नहीं की है, वो आपने मेटल कर दिया, उसकी मोटाई बढ़ा दी, इससे डिस्टेंस कम हुआ है, बाकी कुछ नहीं कम हुआ है, एरिया भी उतना ही था। तो इसलिए आपका ये हो गया 2 टाइम्स के एप्सिलॉन 0 डी, क्योंकि डी कम हो गया था ऊपर जाके 2 हो गया था, तो ये जिसकी दुगनी हो गई थी और 2 C2/C1 निकालना था, तो 2:1 आ गया था। कंफ्यूजन था, बाकी कुछ नहीं था। तो कभी मत घबराइएगा कि इंसर्ट हो गया तो पता नहीं क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक नहीं बता रहे हैं। N identical capacitor joining in parallel and चार्ज कर लिया गया, बहुत अच्छे किया है। कॉमन पोटेंशियल B, the battery is disconnected, now these are separately joined in series, the new combination एनर्जी और पोटेंशियल का बताना है। आइए, N आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर ज्वाइन इन पैरेलल कर लीजिए, पैरेलल में, और आपने एक बैटरी से इसको चार्ज कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकल आ जाती है। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चार्ज कर लिया तो सब पे क्या होगा, आइडेंटिकल है, सबकी सीसी होगी, तो Q इज इक्वल टू CB, एम आई राइट, Q इज इक्वल टू CB हो गया। तो सब पे चार्ज बराबर बराबर चला गया। करना क्या है आपको, एनर्जी भी सब पे बराबर बराबर चली गई। नाउ द कैपेसिटर इज सेपरेटेड ए ज्वाइन इन सीरीज, आपने इसको कर लिया, अरे काम बन गया यार। सब पे क्या था, बी पोटेंशियल आ गया था, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होते हैं, एम आई राइट, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। जब आप देखेंगे तो प्रत्येक कैपेसिटर पे जो एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो भी स्टोर हुई होगी पूरे सिस्टम में, ठीक। और पोटेंशियल क्या होगा, सबके पास V हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भाई साहब जितनी एनर्जी स्टोर हुई है पोटेंशियल से चार्ज करते वक्त, यानी उसको चार्ज करते वक्त जितनी एनर्जी हो वो तो उतनी रहेगी, एनर्जी विल रिमेन सेम, एम आई राइट। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी तो रिमेन सेम, यानी तो एक तो यही सही हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एम आई राइट, इसी को सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंफर्म कर लीजिए, इस पे कितना आया था, V वोल्ट आया था, इस पे भी वोल्ट आया था, इस पे भी वोल्ट आया था, V वोल्ट आया था। आप पूछें कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, यानी आप जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल जुड़ता है, जब जुड़ेगा कितने N है तो कितना हो जाएगा, N इंटू V। तो बिल्कुल सही हो गया, B एनर्जी विल रिमेन सेम एंड पोटेंशियल बिकम्स NB, पोटेंशियल बिकम NB, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई जितनी एनर्जी दी वो तो उतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। हाँ, पोटेंशियल को जब आप सीरीज में लगा देंगे तो सारे पोटेंशियल जुड़ जाएंगे, तो एन टाइम हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं इस पे, ये भी अच्छा सवाल लग रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि N/6 टाइम ऑफ ओरिजिनल वैल्यू हो गया है, यानी C था तो अब क्या हो गया, C' 7/6 हो गया है। कब, जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस। चलिए, एक फार्मूला आपको मालूम है, C' क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A, हम इसको ऐसे याद रखते हैं। D बीच की दूरी हो गई, अब थिकनेस है तो T डाल दीजिए यहाँ पे, प्लस कर दीजिए T/K के। हम कैसे याद रखते हैं,
कि जब t बराबर d के हो जाएगा यानी पूरे में हो जाता है तो आपको मालूम है कि ऊपर चला जाता है, k एप्सिलॉन 0 a हो जाता है। जैसे ही आप करेंगे t बराबर d तो ये d इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा, k नीचे ऊपर चला जाएगा तो k एप्सिलॉन 0 a अपॉन d हो जाता है। यही तरीका मुझे याद करने का। अब यहाँ डेटा रख लीजिए, क्या कह रहा है, 7/6 हो गया ओरिजिनल का, एम आई राइट। एप्सिलॉन 0 रहने दीजिए, अभी सॉल्व करके लाते हैं। डी थिकनेस हो गई 2/3D प्लस टी कितना है बेटा, टी आपका 2/3D अपान के। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी आ जाएगा, उसकी जगह आप c लिख लीजिएगा। इतना कीजिए, नहीं तो इम्तिहान में नहीं कर पाएंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, d आ जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो जो k है वो निकलेगा और उत्तर आपका आएगा 14/11। मैंने कर रखा है, चूंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं दिख रही है इसलिए हम नहीं कर रखे। तो आप केवल इस फार्मूले को ध्यान रखिए, c डैश बराबर एप्सिलॉन 0 a d माइनस टी प्लस टी के। आपको c डैश दिया गया है 7.6 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यानी अगर c माना है तो ये होता है, और c आप जानते हैं एप्सिलॉन 0 पर d, सारा हमने डेटा रख दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन 0 c आएगा, उसको c कर दीजिएगा तो ये वाला c कैंसिल हो जाएगा और आपको k मिल जाएगा, वो 14/11 है। नहीं मिलेगा बताइएगा, एक नया वीडियो में सॉल्व करके आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टू कैपेसिटर इतना इतना आर चार्ज, बहुत सही, 12 वोल्ट से चार्ज किया है। दे आर नाउ कनेक्टेड टू ईच अदर कर दिया है, और ऐसा किया है कि जो पॉजिटिव प्लेट ऑफ द ईच ज्वाइन टू द निगेटिव प्लेट ऑफ अदर, बहुत सही। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरेड बताना है। अच्छा सवाल है। अब आप एक काम कीजिए, ये आपके पास 3 माइक्रोफैरेड का था और आपने 12 वोल्ट से चार्ज किया, तो इस डेटा से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमको Q मिलेगा और Q ही निकाल लेते हैं। 12 दूना 36 माइक्रोकुलाम, Q इजिकल टू CV। क्लियर बेटा। दूसरे में कितना मिलेगा, 6 × 12 किया है, तो इसको हम Q1 मान लें और इसको Q2 मान लें। तो दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, 6 × 12, 12 × 72, 12 × 72, इतना भाई साहब चार्ज आपने पैदा कर लिया, चार्जिंग कर ली, है राइट। अब क्या किया है, अब आपने एक बदतमीजी की है। क्या की है कि इसको, और ये मान लीजिए ये आपका था 3 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाले के निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है और जो दूसरे की निगेटिव थी वो इसके पॉजिटिव से जोड़ दी। देखिए बेटा, इस पे 36 माइक्रोकूलाम का है और इस पे 72 माइक्रोकूलाम का है, तो होगा क्या, इस वाले पे ज़्यादा है ना, 72 माइक्रोकूलाम, ये इतना है, पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा है, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना लगेगा, करंट फ्लो कर जाएगी इस पे, एम आई राइट। कब तक बहेगी, जब तक चार्ज पूरा पूरा बराबर नहीं आएगा तब तक फ्लो ऑफ चार्ज बना ही रहेगा। भाई जब दो चार्ज बॉडी जुड़ी हुई हैं, सीरीज में है, तो तब तक उनमें चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक उन पे चार्ज बराबर नहीं हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि इधर एक्सिस ऑफ चार्ज है 72 माइक्रोकूलाम का, वो इधर फ्लो कर जाएगा 36 में। कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, यानी 72 माइनस 36 बराबर 36 माइक्रोकूलाम। ठीक। अब अगर आप देखें तो ये किस में जुड़े हुए हैं, ये आपका क्या है,
पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, सीरीज में, और सीरीज में हमने बताया है क्या होता है 1/C1 + C2। इसमें आप क्या कीजिए बेटा, इसमें आप जानते ही हैं एक 3 है और एक आपका 6 है, तो रिजल्टेंट हम सीरीज का क्या बताते हैं, ऊपर गुणा नीचे जोड़, यानी 3 × 6/9, ये हो गए 3, ये हो गया 2, तो कुल मिला के आपके पास क्या हो गया, सी डैश हो गया 2 माइक्रो फैरेड का। यानी ये जो पूरा सिस्टम आपका बन के तैयार हुआ है, एम ए राइट, उसके सूरत हाल क्या है, उसके सूरत हाल ये है कि Q आपके पास इतना हो गया, एम ए राइट, और ये आपके पास सी डैश इतना हो गया। अब इससे आप क्या निकाल लीजिए, आप इससे वोल्टेज निकाल लीजिए V, और V निकालने के बाद वो आपको ये पता चल जाएगा कि पूरा जो वोल्टेज होगा इन दोनों के क्रॉस वो इतना लगेगा, और उसको इस सिस्टम में हम बांट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमको जितना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ, यही स्थिति आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 में भी आएगी। तो हम आपके लिए, जैसा कि मुझे दिख भी रहा है, कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये 3 सवाल के लिए मुझे एक्सक्लूसिव अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे। आपको इसी उसमें मिल जाएंगे, जो आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं MCQ क्लास 12, ये हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये मिलते हैं, वहीं मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ ये वाला कैप, ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको हमें एक्सक्लूसिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये आपको तीनों सवाल जो आपके 17, 18, 19, 20, इन तीनों सवाल के 18, 19, 20, इन तीनों सवाल के एक्सक्लूसिव अलग से फुल एक एक करके आपके वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना, इंतज़ार कीजिए अब 21 से ऑनवर्ड के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।